मेहमानों से मिलने बाहर क्यों नहीं आई? जानती हो ना तुमसे ही मिलने आए थे वो लोग। खानी बेगम ने सर्द लहजे में सवाल किया। मनाल और उसकी मदर के जाते ही उसे बुलवा कर अब वो उसकी क्लास ले रही थी। प्रिहान सर झुकाए चुप खड़ी थी, आंखें सुर्ख और सूजी हुई थी। खानी बेगम को उसका रवैया और हुलिया ठिठका रहा था। तहजीब नहीं सीखी कि घर आए मेहमान से मिलते भी हैं? तुम जानती हो मनाल की जगह ली है तुमने, तो क्या उन लोगों को ये दिखाना जरूरी था कि तुम उस जगह के काबिल हो ही नहीं? उसके मुसलसल खामोश रहने पर उन्हें उसकी ढिठाई पर गुस्सा आ रहा था। मिसेज हाशिम ने वापस जाते हुए काफ़ी खुले अल्फाज में जता दिया था कि मनाल हाशिम की जगह आई हुई लड़की अगर इतनी सी भी तमीज़ से नावाकिफ़ है कि उसी के लिए आए मेहमानों से सलाम तक ना करने आए, तो खान हवेली का समझ लिया जाए। उनकी रिवायात और तहजीब में दरार पड़ चुकी है। ये खानी बेगम के लिए तमाचा था कि उनके बार बार भेजे जाने वाले पैगामात के बावजूद भी वो बाहर नहीं आए। आई एम सॉरी, मेरी तबीयत कुछ ख़राब थी इसलिए बाहर नहीं आई। उनके करक जुमलों और ऊंची आवाज़ पर वो सरासीमा सी वजाहत देने लगी। मिसेस हाशिम बता रही थी तुम खानजादा को पहले से जानती हो और एक दो बार उसके ऑफिस भी जा चुकी हो, क्या ये सच है? इस बार लहजा कुछ ज़्यादा सर्द था और अंदाज सख्त तरीन। प्रिहान खौफजदा हुए। जी मगर मैं बस। मजीद एक लफ्ज़ ने खानी बेगम की धार ने प्रिहान की बोलती ही बंद करवा दी। हवेली की औरतें और मुलाजमीन वहाँ पहुँच ये सब तमाशा हैरत से देख रहे थे। किचन के बाहर खड़ी गुलजान बेगम की आंखें भीगने लगी। वो जानती थी सबके दरमियान अदालत सजने और इस अदालत में मुजरिम की तरह सर झुकाकर खड़े रहने की जिल्लत क्या होती है। वो खूब जानती थी। एक लफ्ज़ नहीं सुनना, सब समझ गई मैं। तुमने और तुम्हारे घर वालों ने खूब खेल खेला है। एक नर्म दिल रईस ज़्यादा फंसाने का अच्छा तरीका है ये। पहले पैसे मांगने उसके ऑफिस तक गई और जब कम पड़े तो बाकायदा घर आ गई। बहुत खूब। खानी बेगम के जुमलों ने प्रिहान का वजूद जैसे किसी ट्रेन से नीचे धकेल दिया था। वो सख्ता ज़्यादा सी उनकी सूरत देखने लगी। मनाल ने पूरे ज़माने को ही वो डेढ़ हकीकत बता दी थी। वो ऐसा नहीं है खानी बेगम, ये सच नहीं है। मैं उनके ऑफिस ज़रूर गई थी मगर मैंने आज तक उनसे एक पैसा भी नहीं लिया। वो तजलील के एहसास से बुरी तरह कपकपाती रूंधी आवाज़ में सफाई पेश कर रही थी। सबकी नज़रें हैरत से उस पर गड़ी थी। वो मासूम सूरत लड़की लालची थी। हैरत सबकी आंखों में उमड़ आई थी मगर उसकी सफाई पर किसी को यकीन नहीं आया। तुम कहोगे और हम मान लेंगे, खानजादा को बेवकूफ़ बना सकती हो। वो हमेशा से ही हमदर्द दिल रखता है मगर मैं ज़माने की चालाकियों से बखूबी वाकिफ़ हूँ। खानी बेगम के तुर्श जुमलों पर वो उन्हें देखने लगी। वो हमदर्द दिल रखने वाला इंसान मुझे ज़रूरत के तहत यहाँ लाया, सिर्फ अपनी ज़रूरत के लिए। प्रिहान का जब्त जवाब दे रहा था। अल्फाज में बेबसी थी, लहजा धीमा था मगर सच्चाई कहने की बेजरर कोशिश ज़रूर की थी उसने। इस तरह मुजरिम बनना आसान नहीं था। तुम्हारी इतनी जुर्रत? खानी बेगम की धार के साथ भारी हाथ उठा और प्रिहान के चेहरे पर निशान छोड़ गया। वो लड़खड़ा कर पीछे जबड़ा जैसे हिल चुका था जगह से, कान सुन पड़ गए। वो बेयकीन सी अपनी जगह जम गए। ये उसकी ज़िंदगी का पहला थप्पड़ था जो पूरी शिद्दत और जिल्लत से उसके चेहरे पर पड़ा, वो भी इतने लोगों के दरमियान। इतनी हिम्मत के खानजादा पर इल्ज़ाम लगाओ? जानती हो अगर जान ने सुना तो जिंदा गाड़ देंगे यहीं। वो धाड़ रही थी। अफसोस हुआ था सबको मगर कोई आगे नहीं बढ़ा और प्रिहान जैसे खड़े खड़े दफन हो चुकी थी। मोरे! खानजादा की बेयकीनी से भरी धाड़ पर उनका फिर से प्रिहान पर उठा हाथ फिजा में ही रुक गया था। इस बार वो तेज़ कदमों से चलता उनके सामने आया। मोरे, आप मेरी बीवी पर हाथ कैसे उठा सकती हैं? उसका भारी लहजा सर्द हो रहा था। खानी बेगम का बाजू पीछे हो गया। वो पलट कर प्रिहान को देखने लगा। सर बिल्कुल नीचे झुकाए वो साकित खड़ी थी। दुपट्टे के भारी पल्लू में चेहरा छुपा हुआ था। संदल इन्हें कमरे में लेकर जाओ। उसने पीछे पलटकर एक मुलाजमा को कहा और एक सर्द नज़र वहाँ मौजूद सब अफराद पर डाली तो सब खिसक कर यहाँ वहाँ होने लगे। मूसा जो खानजादा के साथ ही वहाँ आया था एक मुतासफ नज़र खानी बेगम पर डालकर चला गया वहाँ से। मर्दान खाने से हमेशा की तरह उसके आने का सुनकर आगा जान और खान आजर भी वहाँ आ चुके थे। पूछो अपनी बीवी से कि आज हरकत क्या की है इसने। बेगम हाशिम उससे मिलने आई थी अपनी बेटी के साथ। वो मेरे बार बार बुलवाने पर भी बाहर नहीं निकली। खानी बेगम का चेहरा प्रिहान की हरकत पर अभी तक तौहीन से सुर्ख हो रहा था। उनकी बात पर खान यूसुफ और आजुर भी चौंके। तो इस बात पर आप हाथ उठाएंगी उस पर? कौन है बेगम हाशिम और उनकी बेटी? मेरे लिए उनकी इतनी औकात नहीं कि मेरी बीवी का उनसे मिलना ज़रूरी हो। उसे गुलजान समझने की कोशिश मत कीजिएगा मुरे। बीवी है वो मेरी, उसके साथ मेरी ही हवेली में ऐसा सलूक मेरी तौहीन है। वो तहज़दा लहजे में बोल रहा था तो खानी बेगम लब भींच गई। आराम से बात करते हैं खानज़ादा, बैठ जाओ। और अगर तुम्हारी बीवी लोगों के सामने शर्मिंदा करवाएगी तो क्या सवाल भी ना किया जाए? आगा जान ने नर्म लहजे में कहते उसे ठंडा करना चाहा। हाथ उठाकर सवाल किया
जाएगा? मैं ना आता तो क्या दूसरा थप्पड़ भी उसके चेहरे पर मार ना देती आप? उसके तीखे सवाल पर खानी बेगम ने नजरें चुराई। वो उस थप्पड़ से अंदर तक जल उठा था जो प्रिहान के चेहरे पर पड़ चुका था। हाथ उसकी गुस्ताखी पर उठाया। खानजादा, माँ हूँ मैं तुम्हारी, इतनी नाइंसाफ होती तो पहले रोज हाथ उठा लेती। आज वो बाहर नहीं आई, मुझे शर्मिंदा करवाया। बताओ कैसा लगेगा मुझे जब तीसरे लोग मेरी हवेली में मेरी बहू से मिलने आए और वो मेरी बहू मेरे बुलावे पर कमरे से बाहर ही ना निकले। आज तक हवेली में किसी लड़की की ये जुर्रत नहीं हुई। खानी बेगम भड़क ही उठी थी। प्रिहान उनकी नफी कर चुकी थी। ये गम जा ही नहीं रहा था उनका। प्रिहान ने गलत किया, मैं समझ गया, मगर इस हरकत का जवाब थप्पड़ नहीं था मोरे। वो अभी भी उसी थप्पड़ पर अटका था। आज उस थप्पड़ की गूंज उसकी समातों में अजियत बनकर उतरी थी। मैं थप्पड़ ना मारती, सवाल ही कर रही थी ना, मगर उसने कहा कि तुम उसे ज़रूरत के तहत लाए हो। उसने मुलाजमों के सामने मेरे बेटे की ज़ात का मजाक बनाया। खानी बेगम ने जब्त से बताया। प्रिहान का ये जुमला अभी तक चुभ रहा था उन्हें। आगा जान का भी चेहरा सुर्ख हुआ। तो इसमें गलत क्या है? उसने क्या झूठ कहा? मैंने खुद उसे कहा कि उसे अपनी ज़रूरत की वजह से लाया हूँ। आप सबकी बेजा जिद की वजह से ये शादी की है मैंने। उसने कह दिया तो क्या गलत कहा? वो धाड़ा ठंडा होने का नाम नहीं ले रहा था। वो आंखों से शरारे फूट रहे थे। लगता था आज जैसे हवेली में आग ही लगा देगा। ठीक है, बात खत्म करो खान, बात बढ़ाओ नहीं। खान आजर ने उसे चुप करवाना चाहा। खान यूसुफ एक तरफ सोफे पर बैठकर उसका ये रूप बगौर देख रहे थे। वो गुलजान बेगम के लिए भी ऐसे ही बोलता था, मगर आज कुछ अलग था। आज तो वो कोई तोजी सुनने को तैयार ही नहीं था। बात बढ़ चुकी है। आज मेरी तजलील की गई है। मेरी बीवी को आज बताया गया है कि मैं इतना कमज़ोर मर्द हूँ जिसके निकाह में होने के बावजूद उसे जलील किया जा सकता है। यहाँ सब मुलाजमीन खड़े थे, हवेली का हर फर्द खड़ा था यहाँ, और सबके सामने उसे जलील किया गया। ये मेरी तौहीन है, ये मेरी औकात है क्या यहाँ? वो धाड़ रहा था। खानी बेगम ने परेशानी से बेटे को देखा जो उनसे नाराज नजर आ रहा था। खान यूसुफ भी उसकी बात समझकर अब खशमीन नज़र से खानी बेगम को देख रहे थे। खान आजर को जैसे चाबुक सा लगा। उनके निकाह में मौजूद गुलजान बेगम सारी ज़िंदगी उनके साथ साथ हवेली के दूसरे लोगों से भी मार खाती आई थी, और वो सामने खड़ा लड़का, उनका बेटा, आज एक ही थप्पड़ पर गैरत से बिल उठा था। वो वाकई हकीकी मर्द था। खानजादा, बच्चे नाराज़ मत हो, मुझे गुस्सा आ गया था, हाथ उठ गया। उसने भी तो गलत किया। वो दिल गिरफ्तगी से बेटे की नाराज़गी देखती वजाहत देने लगी। वो गहरे सांस लेता जब्त कर गया। आज के बाद उसकी कोई बात पर गुस्सा आए, कोई हरकत बुरी लगे, मुझे बताएंगे आप लोग। जो सवाल करना हो मुझसे करेंगे। मेरी बीवी से अब आप सबका कोई लेना देना नहीं। वो सर्द लहजे में कहता वहाँ से चला गया। इस बार कोई उसे नहीं रोक पाया। कितनी मर्तबा समझाया है खानी, खानजादा को गुस्सा मत दिलाया करो, हाथ उठाने की क्या ज़रूरत थी? वो वन्नी में आई लड़की नहीं कि कोई भी हाथ उठाए। अब कौन मनाएगा जाकर उसे? इस हरकत से तुमने उसे उस लड़की के और करीब खुद कर दिया है, और खुद से मुतनफ़र भी। खान यूसुफ बिफरे हुए लहजे में बोल रहे थे। खान आजर अपनी जगह चुप बैठे थे। खानी बेगम सर पकड़ गई। मिसेज हाशिम ने आज जो प्रिहान की हकीकत बताई थी उन्हें बुरी तरह तपा गई थी। प्रिहान खानजादा के पीछे काफ़ी अरसे से लगी हुई थी। वो फिक्रमंद हुई। उनके बेटे को पैसे की खातिर अपनाने वाली लड़की आज कितनी बावफा हो सकती थी। वो एक माँ बनकर सोच रही थी। गुलजान बेगम नम आंखें लिए किचन में काम करती मुस्कुराएं। जहाँ खानजादा जैसे गैरतमंद मर्द हों, वहाँ माएँ, बेटियाँ हों या बीवी, किसी के साथ नाइंसाफ़ी नहीं हो सकती। वो तेज़ी से आगे बढ़ता कमरे की तरफ जा रहा था जब मूसा उसके रास्ते में आया। हदीर, तुम कुछ वक्त के लिए भाभी को शहर ले जाओ, घर में कुछ ज़्यादा हालात बिगड़ रहे हैं अब। मूसा की फिक्रमंदी पर वो नफ़ी में सर हिला गया। मूसा इसको आज यहाँ से ले गया तो वो यही समझेगी मैं यहाँ उसे प्रोटेक्ट नहीं कर सकता। ये उसका घर है। घर में ज़्यादती हो तो हल घर से चले जाना नहीं होता, घर में रहकर जगह बनाना होता है। अगर यहाँ से जाकर उसने वापस आने से मना कर दिया तो इस बार मैं कुछ कर भी नहीं पाऊंगा। उसकी बात पर मूसा ने सर हिलाया और मुस्कुराकर उसका कंधा थपथपाया। अपनी गाड़ी पार्क करके वो मखसूस अंदाज में निकलता दोस्तों की तरफ बढ़ा। अहमद और हसन से मिलकर बातें करता आगे बढ़ रहा था। दिलकश चेहरे पर बेजारी और थकन के साथ डार्क ग्लासेस लगे थे जिन्हें आज उतारा नहीं था। क्या बात है ब्रो, आज ग्लासेस नहीं उतारे? बिल्डिंग में दाखिल होकर भी वो ग्लासेस लगाए रहा तो अहमद ने हैरत से सवाल किया। वो गहरा सांस भरकर मुंह बना गया। अबे यार, सारी रात प्रेजेंटेशन तैयार करता रहा, आंखों का सत्यानाश हो गया। ग्लासेस उतार कर उसने फिक्रमंदी से कहा। उसकी आंखें सुर्ख और सूजी हुई सी थी। वो ब्यूटी कॉन्शियस बंदा इतनी सी बात पर परेशान हो रहा था। ओए प्रिंस, ऐसा लग रहा है ड्रिंक करता रहा है सारी रात, बहाना तो नहीं बना रहा ना? वो देख, सामने आ रही है तेरी प्रिंसेस। हसन ने जांचती नज़र से उसे देखा और कहका लगाकर बताते उसकी तवज्जो सामने से आती आयरा की तरफ करवाई। स्टाइलिश ड्रेसिंग की, दराज कद,
तुरादार हसीन सी आयरा शाह उसी की तरफ आ रही थी। ईसा हंसी दबाकर पीछे देखने लगा। उसको पहले ही शक है कि मुझ जैसा शरीफ इंसान ड्रिंक या स्मोकिंग करता है, आज यकीन हो जाएगा। वो गॉगल्स आंखों पर लगाया, आहिस्तगी से बुड़बुड़ाया। उसके दोस्त उस पर हंसते आगे निकल गए। आयरा पास आकर रुक गई। हाय ईसा, हाउ आर यू, वो नरमी से मुस्कुराकर पूछने लगी, जबकि वो एक कदम पीछे होता गहरी नजरों से उसका जायजा ले रहा था। ग्रीन कैप्री टखनों से काफी ऊपर थी, जिससे स्टोल शफाफ पिंडलियां नजर आ रही थी। लॉन्ग पैरेट ग्रीन शर्ट पर गले में झूलता स्टॉलर और कर्ली किए हुए गोल्डन बाल उसके गंदुमे और तीखे नकूश पर जच रहे थे। वो स्ताइशी नजरों से देखता, सीटी के अंदाज में मुंह गोल करता उसे झींपने पर मजबूर कर गया। ऐसे तो मत करें, वो नर्वस सी उसे टोक गई। कैसे ना करूं, वो हंसी दबाकर पूछने लगा। कुछ नहीं, ये बताएं आज गॉगल्स क्यों लगाए हुए हैं। वो बात बदल कर पूछने लगी तो वो संजीदा हुआ, ताकि मेरी तुम पर जमी नजरों को कोई नोटिस ना करे। बात सुनो आयरा, ये इतना तैयार होकर क्यों आती हो, क्या चाहती हो, तुम्हें देखता रहूं। उसने नजर हटाते संजीदा आवाज में कहा तो वो खिलखिलाकर हंसने लगी। मोहब्बत ना करे, खैर तवज्जो दे तो खुशी बनती है। वो भी खुश थी। तो देखते हैं मना किसने किया, तो देखते रहे मना किसने किया। अदा से अपने सुनहरी बालों को झटका देकर वो बोली, देखूंगा और पूरे हक से देखूंगा। बस तुम जरा अपना हुलिया इस काबिल कर लो कि ईसा खान एतमाद से देख सके। वो उसके साथ कदम बढ़ाता आहिस्तगी से उसे समझाने लगा। जैसे लड़कियों की नज़र उसके गिर्द घूमती थी वो बखूबी देखता था। लड़के उसी तरह आयरा को देखते थे। ये बात उसे बहुत चुभती थी, मगर आयरा नहीं समझ पाती थी। आप जिस दिन मुझे अपनाएंगे ना ईसा, उसी दिन खुद को बदल लूंगी। अभी ये हक नहीं जताए। वो खफकी से बोलती उसके हाथ थाम गई। वो हंस पड़ा। बस उसके नाम से अपना नाम जोड़ने के लिए बहाने बना रही थी। सब जानता था वो। बना लूंगा अपना भी, बस मेरा लास्ट ईयर कंप्लीट होने दो। उसके हाथ से अपना हाथ निकाल कर मुस्कुराते हुए वो बोला और बाय करता दूसरी तरफ निकल गया। वो चमकती आंखों से अपना हाथ देखने लगी, जहाँ उसका नर्म लम्स अब भी महसूस हो रहा था। उसे अजीब इंसान था। वैसे तो घुल मिल गया था, मगर न कभी खुद छूता और न छूने देता था। वो इस बात पर और भी ज्यादा मर मिटी थी उस पर, मगर रह नहीं सकती थी। कभी कभी हक से उसका हाथ थामना अच्छा लगता था उसे। अब तो कुछ वक्त से वो आयरा के साथ काफी फ्रैंक हो गया था। शायद मौका दे रहा था उसे। वो इतने में ही खुश थी। उसकी मर्जी के बरक्स ड्रेसिंग करके वो उसे आजमाती थी कि जल्द रिश्ता भेजे, मगर वो काफी तहम्मुल से काम ले रहा था। आयरा सारा दिन अपना हाथ देखती मुस्कुराती रही। जाने कब वो वक्त आएगा जब खुद ईसा खान आगे बढ़कर उसका हाथ थामेगा। वो अपने कमरे में बैठी थी। लब सख्ती से उसने भींच रखे थे। अपने गाल पर शदीद जलन हो रही थी। उससे ज्यादा जलन दिल में हो रही थी, अपनी तजलील और बेइज्जती पर। भीगी आंखों से आंसू बह रहे थे। कप कपाते हाथों से साइड टेबल टटोल कर मोबाइल उठाया और बहती आंखों से आनी का नंबर तकती जा रही थी। उन्हें कॉल करके कहे तो क्या होगा, वो डर जाएंगी, परेशान हो जाएंगी। वो अब हार्ट पेशेंट थी और वो भी परिहान की वजह से बनी थी। नफी में सर हिलाकर प्रीसा का नंबर निकाला। वो क्या कर सकती थी, वो तो पाकिस्तान में थी भी नहीं। उसका जी चाहा धाड़े मार मार कर हवेली वालों को उनकी बदअखलाकी पर आईना दिखाए, मगर वो जब्त किए बैठी रही। लड़े और जवाब दे, उसके बाद क्या होगा, वो लोग धक्के मारकर निकाल देंगे उसे। वो रीमा को कॉल मिला गई। बेड के पास नीचे जमीन पर बैठी वो सिसक रही थी। भूख और मुसलसल रोने से अब सर दर्द करने लगा था बुरी तरह। रीमा ने कॉल उठाई। हान कैसी हो, क्या कर रही हो, बहुत मिस किया यार। रीमा की मुस्कुराती आवाज़ पर उसका दिल भरा। रोते हुए उसे मनाल की सारी बात बताने लगी। हान तुम ही पागल हो, मैं तो जानती थी मनाल खानजादा हदीर के लिए ऐसी ही पागल है। हैरत तो ये है कि उसने तुम्हारे साथ आराम से बात कैसे कर ली। रीमा ने सारी बात सुनकर तासुफ भरी सांस भरकर कहा, रीमा मैं खानी बेगम को बताना चाहती हूँ कि ये सब बस एक डेयर था जो मनाल नहीं दिया था। वो रोते हुए बोल रही थी। खानी बेगम के अल्फाज उसके दिल को चीर रहे थे। थप्पड़ ने आसान खता कर दिए थे, मगर अब वो अपनी ज़ात को क्लियर करना चाहती थी। प्रिहान, मनाल ने हदीर के लिए डेयर नहीं दिया था। रीमा ने उस होश की दुनिया में पटखाता लाकर वो ढीली पड़ गई। मनाल को यही लगता है तुमने जानबूझकर हदीर से बात की, उसके ऑफिस में गई। उसे वाकई यही लगता है, उसने तुम्हें हदीर का नंबर दिया ही नहीं था। वो ये बात कसम खाकर कह सकती है। क्या तुम्हारे पास कोई गवाह है कि तुमने वो सब गलती से किया। मुझे यकीन है तुम पर, तुम्हारी फैमिली भी यकीन कर सकती है, क्योंकि हम तुम्हें जानते हैं। बाकी सब नहीं जानते कि तुम कौन हो और कैसी हो। रीमा नरमी से समझाने लगी। प्रिहान साकित बैठी थी। उसके पास कोई सबूत नहीं था। हद तो ये थी कि वो अपनी शादी के तय होने के बाद भी हदीर के ऑफिस जा चुकी थी। इस बार ना कोई डेर था ना गलत फहमी। वो गलती पर गलती दोहराकर खुद को गलत बना चुकी थी। वो कॉल काटकर घुटनों में मुंह दिए शिद्दत से रो दी। रीमा कॉल्स कर रही थी, वो इग्नोर कर गई। खान ज़्यादा कमरे में दाखिल हुआ तो वो बेड के पास नीचे कालीन पर बैठी आवाज़ से रो रही थी। प्रिहान, वो उसके पास आता नरमे से पुकार गया।
हाथ बढ़ाकर उसके सर पर रखा तो वो पूरी कुव्वत से उसका हाथ झटकती पीछे, हाथ मत लगाएं मुझे, मैं आप जैसे शरीफ इंसान को डिज़र्व नहीं करती। आपका इतना एहसान काफ़ी है कि आपने मुझसे शादी करके मुझे उस जहन्नुम में धकेल दिया। वो सर्द भीगे लहजे में बोल रही थी और वो खामोशी से उसका चेहरा देखता रहा। सुर्ख चेहरा भीगा हुआ था, पानी से भरी सुर्ख सूजी आंखें और बुरी तरह उजड़े बिखरे से बाल। वो लब भींच गया। आई एम सॉरी, मोरे ने जो किया गलत था, आइंदा नहीं होगा। नरमी से बोलते हाथ बढ़ाकर वो उसका लरसता वजूद थामना चाह रहा था। आइंदा किसने देखा है? बस मेरी एक रिक्वेस्ट है, जितना जलील करना है अभी करके फारिग करें मुझे। आपकी ये आलीशान हवेली और आला खून सब आपको मुबारक हो, नहीं रह सकती मैं यहाँ। वो उस वक्त नर्म मिजाज प्रियान नहीं लग रही थी, बिखरे हुए हुलिये में पत्थर बनी कोई और ही लड़की लग रही थी। उसकी तकलीफ पर वो अपना दिल बंद होता महसूस कर रहा था। उसका दिल अपनी माँ से मजीद नाराज़ हुआ। जैसा चाहोगी वैसा होगा, रिलैक्स हो जाओ, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही प्रियान, वो नरमी से कहने लगा। उसकी हालत पर परेशान हुआ, ऐसा लगता था अभी हवास खो देगी, इतनी बुरी तरह लरस रही थी जैसे जलजलों की जद में हो। मेरी तबीयत आज ठीक कर दी है ना खानी बेगम ने, मुझे बता दिया है मेरी जगह क्या। एक लालची लड़की जो पैसों के लिए आपके ऑफिस जाती रही और फिर घर तक पहुंच गई आपको लूटने के लिए, आपसे पैसा बटोरने के लिए। वो चीख कर बोलती हवासों में ही नहीं लग रही थी। खानजादा ने ज़बरदस्ती खींचकर उसे बेड पर बिठाया और पानी का ग्लास भरकर उसकी तरफ बढ़ाया। प्रिहान ने हाथ मारकर वो ग्लास दूर फेंक दिया। दबीस कालीन पर पानी फैल चुका था।